हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube सेशन डीके सर 84 में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स का अगला टॉपिक, यानी पीछे की सारी वीडियो आपने कंप्लीट कर ली होंगे। आज आप पीछे की वीडियो देख के नेक्स्ट वीडियो में इंटर कर चुके होंगे। तो धमाके से हम देखते हैं कि अगली क्लास हमारी कितनी शानदार रहने वाली है। पीछे की वीडियो आपको हर एक कायदे से समझ में बढ़िया से आप नोट करके नोट्स अपने बढ़िया बना रहे होंगे। आज हम आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी आपने पिछली 8 वीडियो कंप्लीट कर ली होंगी। आज 9वीं वीडियो में आप एंटर कर चुके हैं। तो कल हमने कहां तक देख लिया था? कल हमने देख लिया था उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, यानी उत्तल दर्पण हमारा दो प्रतिबिंब बनाता था, दोनों प्रतिबिंब आभासी बनाता था। कैसे बनाता था? उत्तल दर्पण हमारा दो ही प्रतिबिंब बनाता था, दोनों प्रतिबिंब कैसे बनाता था? आभासी बनाता था। आज हम अब देखेंगे कि कोई हमारा जो प्रतिबिंब है, सुनना ध्यान से, कि कोई हमारा प्रतिबिंब अगर वस्तु को कहां पर रखे, कितनी दूरी पर, तो वस्तु प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। कि वस्तु को कहां रखें, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कितनी दूरी पर रखें तो कितनी दूरी पर बनेगा, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। सबसे पहले हम यानी कोई दर्पण है तो दर्पण के सामने हम वस्तु रखें। क्या रखें? कोई दर्पण है तो दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी तो वो वस्तु की दूरियां हम नापते कैसे हैं, कौन प्रतिबिंब बनेगा तो दूरी कैसे नापेंगे, कैसे क्या होता है वो समझना। यानी हेडिंग डाल लो, हम अपनी हेडिंग डाल लो कि दूरियां नापने की, हेडिंग डालो दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। डालो हेडिंग, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। हेडिंग डाल दी, चिन्ह परिपाटी। अब समझना ध्यान से, ये दूरियां कैसे नापी जाती। दर्पण दो प्रकार के हमने तुम्हें समझाए, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। याद होगा उत्तल दर्पण कैसा बनता है, अवतल दर्पण कैसा बनता है, दर्पण का ध्रुव कहां होता है, दर्पण का फोकस कहां होता है, दर्पण की वक्रता केंद्र कहां होगा, ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन कहां होता है। समझना, जैसे हम ये एक दर्पण बना रहे हैं, ये दर्पण बना रहे हैं, तो बता सकते हो कि ये कौन सा दर्पण है? बता सकते हैं क्या आप ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है? बोलो, अंदर ही अंदर बोलो कौन दर्पण, थोड़ा तेज बोलो, सुनाई दे मेरे कानों तक। ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी कि कोई वस्तु दर्पण के हमेशा उस तरफ रखते हैं जिस तरफ कलई नहीं होती। यानी एक ये दर्पण बनाया और एक हमने दर्पण बनाया था इस टाइप का, याद होगा, जिसे हमने बोला था उत्तल दर्पण, ये प्रकार का। दोनों में हम वस्तु को इधर ही रखते थे। दो हमने 6 नियम पढ़े, दोनों में हम यही वस्तु रखते थे। यानी अगर हमें किसी दर्पण में वस्तु को रखना है तो हमेशा वस्तु को इस तरफ रखेंगे। इस तरफ बोले तो बाईं तरफ। किधर रखेंगे? याद रखना, दर्पण में वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है? बाईं तरफ रखा जाता है। पहली बात याद रखना कि दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाता है? बाईं तरफ। अगली बात समझे, ये तुम्हें पता होगा दर्पण का ध्रुव होता है, इधर कहीं फोकस होता था, इधर कहीं वक्रता केंद्र होता था। बातें क्लियर? इधर कहीं फोकस होता था, इधर कहीं वक्रता केंद्र, ये ध्रुव होता है। अब समझना ध्यान से, वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। एक बात याद रखना, दूरी कैसे नापते हैं? जब जब हम किसी दर्पण की दूरी नापेंगे तो हमेशा दर्पण की दूरी दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। यानी कोई वस्तु या प्रतिबिंब किसी भी दूरी नापेंगे तो दूरी हमेशा दर्पण में कहां से मापते हैं? ध्रुव से। तो पहली बात लिख लो इसी में नंबर 1 डाल के कि दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के कहां से मापी जाती हैं?
ध्रुव से मापी जाती है। लिखना है फर्स्ट नंबर पॉइंट डाल के, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण अवतल हो, दर्पण में समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। एक बात क्लियर, समस्त दूरियां दर्पण के कहां से मापी जाएंगी? ध्रुव से। आप समझना। अगर इस तरफ हम बोलते हैं बाएं तरफ, ये क्या है? बायां। ये हम बोलते हैं बाईं तरफ, और ये हम बोलते हैं दाईं तरफ। समझना, ये हम बोलते हैं बाईं तरफ और वो बोलते हैं दाईं तरफ। वस्तु को हमेशा दर्पण में बाईं तरफ रखी जाती है, यानी दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ जितनी दूरी मापी जाए वो सबकी सब माइनस में मापी जाती है। किस में मापी जाती? माइनस में। और दर्पण के दाईं तरफ जितनी दूरी मापी जाएगी वो प्लस में मापी जाएगी। समझना, दर्पण में जितनी दूरी ध्रुव के बाईं तरफ मापी जाएगी सब माइनस में, और जितनी दाईं तरफ मापी जाएगी सब ऊपर। अच्छा, कुछ दूरी मोकच के ऊपर भी मापी जाती है। अगली बात समझना गौर से कि जो दूरी दर्पण में मोकच के ऊपर मापी जाएंगी वो प्लस में, और जो मोकच के नीचे मापी जाएंगी वो माइनस में। संख्या रेखा पढ़ी होगी, काफी तर पढ़ा होगा मैथ में, यानी आपने देखा होगा एक्स अक्ष वाई अक्ष वाली ये लाइन, इधर जितनी की दूरी एक्स अक्ष होता है ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष का माइनस डायरेक्शन, ये एक्स वाई अक्ष का माइनस। इधर दूरी जितनी चलती 1 2 3 4 यानी प्लस में, और इधर वाली माइनस में। इधर प्लस इधर माइनस, और ऊपर वाली प्लस में और नीचे वाली माइनस में। बातें पड़ी होंगी, ऊपर वाली प्लस में नीचे माइनस में, दाईं तरफ प्लस में बाईं तरफ माइनस में। बिल्कुल सेम यही है। दर्पण में ध्रुव के उस तरफ यानी दाईं तरफ किस में मापोगे? प्लस में। दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ माइनस में, मोकच के ऊपर प्लस में, मोकच के नीचे माइनस में। बस ये चार बातें लिख लो, चार बातें और लिख लो। ध्रुव के दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरी कैसी लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। कैसी लेते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक बोले तो माइनस, ऋणात्मक लेते हैं। अगला पार्ट तीसरा लिख लो, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर नापी गई दूरी कैसी लेते हैं? धनात्मक। लिख लो, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर नापी गई यहां भी जोड़ लो, नापी गई दूरी कैसी लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। कैसी लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। एक बात समझ गए, दो बातें। अच्छा, मोकच के ऊपर, दर्पण के मोकच के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक, और मोकच के नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक। अगली पॉइंट लिख लो, दर्पण के मुख अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक लेते हैं। धनात्मक लेते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे मुख्य अक्ष के नीचे की नापी गई दूरी ऋणात्मक लेते हैं। कैसी लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। बातें क्लियर? ऊपर की ओर धनात्मक,
नीचे की ओर ऋणात्मक। ये चारों बातें बहुत अच्छे से बेकायदे से सीख लेना। अगर ना बात समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा पढ़ना, समझ में आ जाएंगी। अगला हम देखते हैं, दूरियां हमने पढ़ने कौन धनात्मक और कौन ऋणात्मक। गर्मी बहुत ज्यादा है, आपकी आवाज की वजह से हमने पंखा तक भी बंद, कूलर भी बंद कर रखा है कि आवाज बढ़िया क्लियरिटी सुनाई दे। ठीक है, पढ़ो, मन लगा के। देख रहे हो कितनी गर्मी है, पसीना देख रहे हो, पसीना पसीना बह रहा है, फिर भी आप अपने घर पे नहीं पढ़ रहे, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, अगला देखें। अगले हम देखते हैं कि गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। U क्या है बोलोगे, U क्या है, V क्या है, F क्या है, तो समझना ध्यान से। U हमारा वस्तु की दूरी है, यानी वस्तु की दूरी को हम लिखेंगे U से। किससे लिखेंगे? वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी को किससे लिखेंगे? वस्तु की दूरी क्या है? U लिखेंगे। क्या लिखेंगे? U। V हमारा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखेंगे V से। किससे लिखेंगे? V से। और फोकस दूरी को लिखेंगे F से, यानी फोकस दूरी बराबर क्या लिखेंगे? F। कौन प्लस में लेंगे, कौन माइनस में लेंगे, ये बातें क्लियर होंगी दर्पण से कि प्रतिबिंब कहां बन रहा तो प्लस में कब आएगा, कहां बन रहा तो माइनस में कब आएगा, ये बातें होंगी जब प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम देख रहे हैं एक संबंध, एक ऐसा फार्मूला जिसमें U भी आता हो और V भी आता हो और F भी आता हो। ऐसा कोई रिलेशन बताओ जिसमें V, U और F आता हो। यानी एक फार्मूला याद रखना, आप एक फार्मूला याद रखना, फार्मूला याद रखना, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। पहले आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन भी था, अब इसका डेरिवेशन हटा दिया गया, यानी इसका निगमन आपके डेरिवेशन से हटा दिया गया। तो अब तो ये हम डेरिवेशन तो कराएंगे नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, 1/V प्लस 1/U। समझना, याद हुआ फार्मूला? एक बार बोलो, दो बार। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। F क्या है? फोकस दूरी है। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। U क्या है? वस्तु की दूरी है। ठीक है, U क्या है? वस्तु की दूरी है। एक बात तो तुम्हें क्लियर होगी कि चाहे दर्पण हमारा उत्तल हो और चाहे दर्पण हमारा अवतल हो, दोनों दर्पण, समझना ध्यान से, एक बात तो आपको क्लियर होगी कि चाहे आपका दर्पण उत्तल हो और चाहे आपका दर्पण अवतल हो, दोनों में वस्तु को बाईं ओर रखते हैं। कहां पर रखते हैं? यानी उत्तल दर्पण में भी वस्तु को उधर ही रखते हैं, अवतल दर्पण में भी वस्तु को इधर रखते हैं। देखना ध्यान से, अगर हम देखें ये हमारा दर्पण अवतल हो गया और ये हमारा दर्पण उत्तल हो गया, इसमें वस्तु को इधर रखेंगे, इसमें भी वस्तु को इधर ही रखेंगे। और बस ध्रुव दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, तो इधर ही नाप रहे, तो इधर ही नाप रहे। तो चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण अवतल हो, इधर नापी गई दूरी कैसी होती है? माइनस में। यानी वस्तु की दूरी जो होगी वो हमेशा कैसी होगी? चाहे नोट करके ये बात लिख लेना कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ये डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा। ठीक है, बातें क्लियर? आगे हम देखते हैं, दर्पण पढ़ लिए। अब हम एक हमारा हेडिंग अगली डालो, संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। हमने क्या क्या पढ़ा, बातें आई समझ में? अगली हेडिंग डालो, संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। कंजुगेट फोकाई और कंजुगेट पॉइंट। ठीक है, संयुग्मी फोकस तथा संयुग्मी बिंदु समझना, बड़ी कायदे से समझना ये पॉइंट। यानी संयुग्मी फोकस क्या होता, हमारे शब्दों में समझना। जैसे
समझने का प्रयास करो। अभी हम इस जगह खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब उस जगह उधर कहीं बन रहा होगा, और हम उस जगह खड़े हो जाएं तो प्रतिबिंब हमारा इस जगह बन जाए। एक बार फिर सुनो, यानी संयुग्मी फोकस का मतलब है कि अगर हम इस जगह खड़े हैं तो प्रतिबिंब हमारा उस जगह दूसरी जगह बन जाए, अगर हम दूसरी जगह खड़े हो जाए तो प्रतिबिंब हमारा पहली जगह बन जाए। डेफिनेशन के हिसाब से देखें, यानी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। इन दो बिंदुओं को क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस कहते हैं। यानी संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, तथा वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दें तो वस्तु के स्थान पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ये कहलाता है संयुग्मी फोकस। एक बात समझना ध्यान से, हम देख लें, यानी संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। बात आई समझ में? एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और प्रतिबिंब के स्थान पर अगर हम वस्तु रख दें तो वस्तु के स्थान पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। इन दो बिंदुओं को कहते हैं हम संयुग्मी फोकस। जरा बताना ध्यान से बताना हमें कि हमने तुम्हें उत्तल दर्पण पढ़ाया और हमने तुम्हें अवतल दर्पण पढ़ाया। हमने तुम्हें उत्तल दर्पण में 6 कंडीशन बताई। कितनी कंडीशन बताई? उत्तल दर्पण में 6 कंडीशन बताई, अवतल में 6 कंडीशन बताई, और उत्तल में 2 कंडीशन। याद है तुम्हें? अवतल दर्पण में 6 कंडीशन बताई थी। याद करो, जब वस्तु अनंत पर होती थी पहली कंडीशन प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, अवतल वाली बात याद है? जब वस्तु अनंत पर रखी होती थी तो प्रतिबिंब कहां बनता था? फोकस पर बनता था। 5वीं कंडीशन याद करो, जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर, और प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दी तो वस्तु के स्थान पर प्रतिबिंब बन गया। इन दो बिंदुओं को क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस। याद होगा एक बहुत अच्छा एग्जांपल कि आपने वस्तु को वक्रता के अंत पर रखा तो प्रतिबिंब वक्रता के अंत पर बना, फिर प्रतिबिंब को वक्रता के अंत पर बना, फिर वस्तु को वक्रता के अंत पर रखे तो प्रतिबिंब वही बनेगा वक्रता के अंत पर। 2 बातें क्लियर? यानी संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता। अवतल की बातें हैं समझ में। जरा हम उत्तल की देखें। उत्तल दर्पण हमारा कुछ इस तरीके से होता था, समझना ध्यान से। उत्तल दर्पण हमारा कुछ इस तरीके, ये तो अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण हमारा कुछ इस तरीके से होता था, थोड़ा रफली समझ लें। इसका ध्रुव इधर होता था, यहाँ पर कोई वस्तु रखते थे तो फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बनता था। याद है कैसा बनता था? अगर हम वस्तु को इधर रख दें तो क्या प्रतिबिंब हमारा इधर बन जाएगा? बन ही नहीं सकता। अरे भाई, अगर हमने कलई की तरफ वस्तु को रख दिया तो इधर से तो फिर परावर्तन ही नहीं होगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दूसरी जगह। तो बताओ, इसमें संयुग्मी फोकस संभव है? इसमें संयुग्मी फोकस उत्तल में संभव है? नहीं संभव। अवतल में देखें, अवतल में आपको पता होगा कि जब हम ये दर्पण का ध्रुव होता है, और ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता। और एक हमने कंडीशन रखी थी, जब वस्तु को अनंत पर रखा था, जब वस्तु को फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब कहां बन गया था? अनंत पर। देखो, यहाँ वस्तु रखी तो प्रतिबिंब यहाँ बना, और यहाँ वस्तु रखी तो प्रतिबिंब यहाँ बना। इन दो बिंदुओं को क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस केवल इसी में संभव है, इसमें संभव नहीं है। किसमें संभव है? अवतल में संभव है। किसमें संभव है? अवतल में। तो एक बात यहाँ नोट करके लिख लेना कि संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। और इसमें नोट करके पॉइंट लिख लेना कि संयुग्मी फोकस केवल किसमें संभव है? अवतल में या उत्तल में? अवतल में। तो लिखो, नोट करके पॉइंट लिखो, संयुग्मी फोकस केवल
अवतल दर्पण में ये संभव है, उत्तल में नहीं। किसमें संभव है? उत्तल में नहीं, उत्तल में नहीं। किसमें संभव? संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल में नहीं। लिख लिया? नहीं लिखा तो नोट करके लिख लो, ठीक है। और फिर भी नहीं लिख पाते तो हम जब साइड में हुआ करें तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और लिख लिया करो, इसके आगे वीडियो बढ़ा दिया करो, ठीक है। अब हम अगली हेडिंग डालो, अगली डालो रेखी आवर्धन। अगली हेडिंग डालो रेखी आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। हेडिंग डालो रेखी आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। हेडिंग डालो रेखी आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन? जैसे हमने कोई देखा कि कोई अगर हम वस्तु रखते हैं दर्पण के सामने तो कुछ ना कुछ लंबाई होती है। अगर हम कोई दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं तो वस्तु की कोई ना कोई लंबाई होती है और उसका प्रतिबिंब भी बनता है, यानी प्रतिबिंब की भी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अगर हम अनुपात ले लें, यानी ऊपर रख दें प्रतिबिंब की लंबाई और नीचे रख दें वस्तु की लंबाई, दोनों का आपस में डिवाइड कर दें, तो यही कहलाता है रेखी आवर्धन। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखी आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखी आवर्धन कहते हैं। और रेखी आवर्धन है आपका अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन का हम एम ले लेते हैं तो इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रदर्शित किससे करते हैं? रेखी आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। तो डेफिनेशन लिख लो बड़ी आसान शब्दों में, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखी आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखी आवर्धन कहते हैं और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। नीचे लिख लेना, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी ऊपर हम देखें, अगर हम देखें माना प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई y1 ले लें, माना वस्तु की लंबाई हम y1 ले लें, वस्तु की लंबाई y1 तथा प्रतिबिंब की लंबाई y2 ले लें, प्रतिबिंब की लंबाई y2 ले लें। क्या लेना है? y2। तब रेखी आवर्धन, किससे लिखते हैं? m से। तब रेखी आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? y2 है, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई y1 का अनुपात क्या कहलाता है? रेखी आवर्धन कहलाता है। m बराबर y2 बटे y1। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, m बराबर y2 बटे y1, याद रखना m बराबर y2 बटे y1। आगे हम देखते हैं कुछ चीजें। अच्छा, इसी में एक आगे और फार्मूला लिख लेना बना के, m बराबर y2 बटे y1 बराबर बताएंगे माइनस b बटे u। ये भी बताएंगे कहां से आया माइनस का b बटे u। पहले लिख लो m बराबर y2 बटे y1 बराबर माइनस के b बटे u। कोई हमें इसका आवर्धन का मात्रक बता सकता है? क्या होता है आवर्धन का मात्रक? जरा बताओ, आवर्धन का मात्रक क्या होता है? बता सकते हो? बताओ।
ऊपर देखो, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई है, ऊपर क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, नीचे क्या है वस्तु की लंबाई। मान लो प्रतिबिंब की लंबाई अगर हमें मीटर में दी है, किसमें दी है, मान लो अगर प्रतिबिंब की लंबाई हमें मीटर में दी है, वस्तु की लंबाई भी मीटर में होगी, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो अगर तुमसे पूछा जाए आवर्धन का मात्रक बताओ तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हम एक साइड हुए जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, हम एक साइड हैं, लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट बातें हम देखते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी यहाँ तक जो बातें हमने देखी हैं इनको आप अच्छे से लिख लेना। आगे की बातें हम थोड़ी और आगे की बातें बची हैं वो भी खत्म किए दे रहे हैं लगी लगा, क्योंकि कल इसके बाद हमें लेंस पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, इसके बाद हमें लेंस पढ़ाना है, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के हम उपयोग पढ़ लेते हैं। सुनना ध्यान से, पहली हेडिंग डालो, नोट कर लिया, अब इसमें पहली हेडिंग डालो अवतल दर्पण के उपयोग, हेडिंग डाल लो अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, पहला उपयोग बताएं तुम्हें अवतल दर्पण का, यानी जैसे कोई बड़ा अवतल दर्पण हो और बड़ी उसकी फोकस दूरी हो, तो तुमने देखा होगा कि कटिंग काटने वाला, जैसे हम ही लोग हैं अपनी दाढ़ी आड़ी बनाते हैं तो कौन सा प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, यानी बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। किस क्या करने के काम आता है, दाढ़ी बनाने के काम आता है। और अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर भी करते हैं, यानी इससे प्रकाश को लेके और आंख नाक कान में डालते हैं, जिससे आंख और नाक कान के अंदर के अंग भली भांति साफ साफ दिखे। ठीक है, ये किसके उपयोग है, अवतल दर्पण के उपयोग है। और एक अवतल दर्पण का उपयोग और है, टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। यहाँ टेबल लैंप लगाए जाते हैं, वहां साइड में कौन प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। तो तीनों प्रयोग लिख लो। पहला लिखना, बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख दांत नाक कान गले में डालते हैं, जिससे ये अंग भली भांति प्रकाशित होते हैं, यानी दिखते हैं, जिससे ये अंग भली भांति प्रकाशित होते हैं, यानी कहने का अर्थ है दिखते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। ये तीन प्रयोग, हेडिंग डाल लो उत्तल दर्पण के उपयोग, लिख लो वीडियो पॉज करके, हेडिंग डालो उत्तल दर्पण के उपयोग। सुनना ध्यान से, उत्तल दर्पण के उपयोग, जैसे तुमने गली बाजारों में देखा होगा लैंप जो लगे होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और ड्राइवर के सीट के पास जो मिरर लगा होता है उसमें भी कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो ड्राइवर के सीट के पास कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण एक उपयोग। गली में जो लैंप वैंप वगैरह लगे होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो देखना ध्यान से, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। अगला पॉइंट लिख लेना, उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास लगा रहता है। ड्राइवर के सीट के पास कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। और गली बाजारों में लैंपों में उत्तल दर्पण। यहाँ तक आपने वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, हमें बहुत आशा है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आगे आपके टारगेट है फिजिक्स में एक भी नंबर आपका नहीं छूटना चाहिए। पूरे 25 में 25 की बात करना, ठीक है, 25 फिजिक्स पूरे बात करना। पूरी साइंस 70 नंबर की आप आती है, जिसमें 25 नंबर का पार्ट रहता है फिजिक्स का। पूरा हम कंप्लीट कराएंगे
नो टेंशन। आपको बस एक ही काम करना है कि वीडियो को कायदे से देख के उसके अच्छे से नोट्स बना के तैयार करना, कंप्लीट हम कराएंगे, जिम्मेदारी हमारी है पूरी, हमारे छोड़ दो। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि अगर आपके एक शेयर से कोई आपका साथी अगर कोचिंग नहीं कहीं कर रहा है तो उसे ऑफलाइन नहीं कर पा रहा, पैसों की वजह से ऑफलाइन नहीं कर पा रहा, तो उसे ये वीडियो के माध्यम से उसे थोड़ी भी अगर आपकी सहायता से मदद मिली तो आपका भगवान बहुत भला करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।